गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए सेकेंड ईयर फोर्थ सेम ज्योग्राफी की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा चैप्टर है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण का दर्शन भारत में तो पुराना है, लेकिन पश्चिम में ये एक नया विचार है। पहले जैसे जब जनसंख्या कम थी तो मनुष्य की आवश्यकताएं भी सीमित थी। बाद में प्रौद्योगिकी का विकास हुआ और जनसंख्या बढ़ने लगी तो संसाधनों के ऊपर दबाव भी बढ़ने लगा, और जब जनसंख्या के ऊपर दबाव बढ़ा तो कई प्रकार की विकट परिस्थितियां पैदा हो गई। जैसे जनसंख्या का विस्फोट हो गया, तकनीकी और औद्योगिक क्रांति आई, भौतिकवादी जीवन शैली और संसाधनों का कुप्रबंधन हुआ, और जिसके कारण संसाधनों के दोहन की क्षमता और उनका स्तर में बेतहाशा वृद्धि हो गई। मनुष्य के मन में ये शंका अब घर करने लगी कि ये जो अनवीकरणीय संसाधन हैं, यानी जो समाप्य संसाधन हैं, वो सदा के लिए नहीं हैं। वे एक दिन जरूर समाप्त हो जाएंगे और तब हमारे जो विकास का पहिया है वो हमेशा के लिए रुक जाएगा। इसी भय से मानव को प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के प्रति सचेत किया। अब ये है कि संसाधनों का संरक्षण क्या है। सही अर्थों में अगर बात करें तो संसाधन संरक्षण से अभिप्राय संसाधनों के अंधाधुंध दोहन और बर्बादी से उनका परिरक्षण करना है। दूसरा, पीटर हैगेट के अनुसार भी संसाधनों के संरक्षण का अर्थ है संसाधनों के उपयोग को इस प्रकार क्रियान्वित करें कि अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम समय के लिए और अधिकतम संसाधन बना रहे। यानी संसाधनों का प्रयोग हम ऐसी बुद्धिमत्ता से करें कि यह हमारी भी ज़रूरतें पूरी करता रहे और भविष्य में भी आर्थिक विकास का पहिया चलता रहे। यही संसाधन संरक्षण का अर्थ है, क्योंकि मानव के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं जो इन संसाधनों को बना सके। ये प्रकृति का अपना सेल्फ कंट्रोल सिस्टम है, जिसमें लाखों करोड़ों सालों की प्रक्रिया है जब कोई संसाधन बनते हैं। तो इनका क्या उद्देश्य है? उद्देश्य यही है कि अब यह कि संसाधनों की क्या आवश्यकता पड़ी संरक्षण की, इन संसाधनों के संरक्षण का क्या उद्देश्य है। तो इसका है कि संसाधन इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इसके बिना किसी भी देश का टिकाऊ विकास संभव नहीं है, और जो संसाधन है वो हमें विरासत में मिली हुई वो संपदा है। इसलिए ज़रूरी है कि भावी पीढ़ियों को ये ज़रूरी है कि ये जो संसाधन हैं जो हमें अपने पूर्वजों से उपहार स्वरूप मिले हैं, हम इनका संरक्षण करें, क्योंकि अगर एक बार ये ख़त्म हो गए तो मनुष्य इनको दोबारा बना नहीं सकता, और वो केवल वर्तमान जनसंख्या के उपभोग के लिए भी नहीं बने हैं। जिस पर जितना अधिकार इन संसाधनों पर हमारा है, इतना अधिकार भावी पीढ़ियों का भी है। और दूसरा, मनुष्य के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास के लिए भी ये ज़रूरी है कि जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी होती रहें और जीवन का एक स्तर बना रहे। इसलिए संसाधनों का संरक्षण होना जरूरी है। प्राकृतिक संसाधनों का अविचारित दोहन भी विकराल समस्याओं के रूप में हमारे सामने आगे आ रहा है। जैसे जनसंख्या की वृद्धि से हमने जंगलों को साफ कर दिया, वनों के ह्रास से वर्षा की मात्रा असंतुलित हो गई, भूमिगत जल के स्तर में गिरावट आ गई, मरुस्थलीकरण बढ़ गया और कृषि उपजों में भी कमी आई है। और इसके लिए एक ही उपाय है, संसाधनों का संरक्षण। कोयला व खनिज तेल जैसे जीवाश्म ईंधन के अति दोहन से एक और तो जहां इनके भंडार कम हुए, दूसरी ओर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ा और ये इसमें जलवायु परिवर्तन अब होने लगे हैं। इसके बाद जो संसाधन हैं, अगर हम बात करें तो मृदा के संसाधनों का संरक्षण क्या क्या है। मृदा का अर्थ है उपजाऊ मिट्टी, और जिसमें सभी प्रकार के पेड़ पौधे और फसलें उगती हैं, और इसी से हमें भोजन, वस्त्र और जीवन की अन्य सुविधाएं मिलती हैं। तो जो मृदा की जो समस्या है, वो पहली तो मृदा अपरदन की समस्या है, दूसरी मृदा की उर्वरता के ह्रास की समस्या है। मृदा अपरदन का मतलब है कि वायु की ऊपरी परत का उड़ जाना या बह जाना मृदा अपरदन कहलाता है। प्रतिवर्ष औसतन मिट्टी का 2% से अधिक उपजाऊ भाग बहकर चला जाता है या उड़ जाता है। यहाँ एक बात और जान लेनी चाहिए
कि 1 सेंटीमीटर मोटी मिट्टी की परत बनने में, उपजाऊ मिट्टी की परत बनने में ये 100 साल का समय लगता है। अकेली गंगा नदी प्रतिवर्ष लगभग 30 करोड़ टन मिट्टी ले जाकर बंगाल की खाड़ी में डाल देती है। और मृदा अपरदन को भारतीय कृषि का या किसी भी देश की कृषि का निर्दयी शत्रु या रेंगती हुई मृत्यु हम कह सकते हैं। मृदा अपरदन के क्या कारण हैं? पहला तो तेजी से बहता हुआ जल का ढाल, मूसलाधार वर्षा जिसके कारण ऊपरी परत बह जाती है, सूखे प्रदेशों में हवा रेत को उड़ा ले जाती है, अंधाधुंध मिट्टी का कटाव, अंधाधुंध जो वनस्पति है, हमने वनस्पति को ख़त्म कर दिया जो मिट्टी की जड़ों को बांधे रखती है, अत्यधिक पशुचारण के कारण अपरदन होता है, और स्थानांतरित कृषि के कारण भी वनों को साफ करते हैं, और हमने पेड़ों को काट दिया जिसके कारण भी मृदा अपरदन बढ़ता है। दूसरा, मृदा की उर्वरता के ह्रास की समस्या। मृदा अपरदन को रोकना हमें ज़रूरी है और मृदा की उर्वरता को बनाए रखना ज़रूरी है। मृदा अपरदन को रोकने के उपाय हैं, हमें पेड़ लगाने चाहिए, बांध बनाने चाहिए ताकि पानी तेज गति से ना बह सके, पशुचारण पर नियंत्रण करना चाहिए, पंक्तिबद्ध पौधारोपण करने चाहिए, यानी एक रक्षक मेखला बनानी चाहिए पेड़ पौधों की, ताकि जोर की हवाएं आएँ तो वो पेड़ों से टकराकर थोड़ी सी उनकी गति कम हो जाए। तीसरा, कृषि प्रणाली में सुधार होना चाहिए, सीढ़ी नुमा खेत होने चाहिए, ढलानों पर पानी के वेग की गति कम कर देनी चाहिए, फसलों का हेर फेर सस्यावर्तन होना चाहिए, अवनालिकाओं को भरते रहना चाहिए, खेतों की माड़बंदी करनी चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए आदि। मृदा की उर्वरता को बनाए रखने के उपाय हैं, मिट्टी पर और उपाय हैं, जैसे जलाक्रांति की समस्या ज़्यादा पानी से है, इसलिए जल प्रवाह पर नियंत्रण करना चाहिए। हरी खाद वाली खेती बाड़ी से मिट्टी की उत्पादकता बढ़ती है, जैसे लाल क्लोवर, लाल तिपैया चारा जिसे हम बरसीन बोलते हैं, स्वीट क्लोवर, अल्फाल्फा घास आदि उगाते रहना चाहिए। कभी हमें दाल और तिलहन की खेती भी करते रहना चाहिए। भूमि की लवणता को नियंत्रित करने के लिए जौ, कप्पा, मकास आदि भी होना चाहिए। मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए जैसे मटर, सेम आदि बोने चाहिए। उर्वरकों का प्रयोग भी हम कर सकते हैं, और सिंचाई मिट्टी की उपयोगिता को बनाए रखने वाला भी एक अच्छा साधन है, अच्छे जल की सिंचाई। इसके बाद जल का आता है। जल जीवन के लिए वायु के बाद सबसे प्रमुख तत्व है। जल ही जीवों का जीवन है। जल पशुओं, मनुष्यों, सभी जीवों के लिए, पीने के लिए, घरेलू उपयोग के लिए, कृषि के लिए, उद्योग, यातायात, ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रयोग होता है। जल के रूप है वर्षा, बर्फ और भूमि के नीचे प्राप्त होता है। ये एक चक्रीय संसाधन है। वैसे तो भूमि पर 71% पर जल है, लेकिन जो पीने योग्य जल की बात करें तो ये 2% भी नहीं है। जल संरक्षण के उपाय की बात करें तो सबसे बड़ा कारगर उपाय है, जल संरक्षण का सबसे बड़ा कारगर उपाय उसका न्याय संगत उपयोग है। नलों को खुला छोड़ देना, प्रातः ब्रश और शेव करते समय पानी का चलते रहना, बाथरूम में दिन में 50 बार फ्लश करना, पेयजल की से कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल धोने, और ज़्यादा सिंचाई, अति सिंचाई भी जल के प्रबंधन में बाधा है। नहरों की अति सिंचाई से भी बचना चाहिए ताकि भूमि में लवणता ना हो। बांध बनाते रहना चाहिए, भूमि पानी को बेकार नहीं छोड़ना चाहिए। देश की नदियों को आपस में जोड़कर नदियों का ग्रिड बना दिया जाना चाहिए, क्योंकि देश में एक जगह तो उसी वक्त बाढ़ आती है, देश का दूसरा हिस्सा सूखे की मार में मरता है। अतः बाढ़ वाले इलाके से सूखे वाले इलाकों तक कोई नहरों को जोड़ दिया जाए ताकि एक ग्रिड बन जाए और उस पानी को प्रयोग किया जा सके। टपकन सिंचाई का प्रयोग हो, आसवन विधि का प्रयोग हो, और औद्योगिकरण और नगरीकरण से होने वाले जल प्रदूषण को भी नियंत्रित करना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि हमें पानी का अच्छा करना चाहिए। इसके बाद वायु संसाधन की बात है। वायु जीवन के लिए सर्वोत्तम संसाधन है, क्योंकि वायु के बगैर मनुष्य अक्षण पर भी नहीं रह सकता। आज हमारी जो वायु है, वायु प्रदूषण की बात करें तो वायु में मिलने वाले अनावश्यक तत्वों से वायु की गुणवत्ता कमज़ोर होती है, और वायु में कई प्रकार के रासायनिक प्रदूषण मिल जाते हैं जिसके कारण वायु की गुणवत्ता खत्म हो जाती है। जैसे 2 प्रकार का वायु प्रदूषण है, एक नैसर्गिक है जिसे प्राकृतिक बोलते हैं,
और दूसरा मानव जनित है। प्राकृतिक जो वायु का जो प्रदूषण है उसमें ज्वालामुखी, राख, उल्कापात, समुद्री लहरों से उड़ता हुआ नमक, धूलिकण, जंगलों की आग से उठता हुआ धुआं, बैक्टीरिया, वायरस। मानव जनित की बात करें तो कोयला, खनिज तेल, लकड़ी, परमाणु विस्फोट, रासायनिक प्रक्रियाएं, खनन, अयस्क और खेती में कीटनाशकों, रसायनों का प्रयोग आदि। अब वायु प्रदूषण के नियंत्रण, वायु प्रदूषण का संरक्षण क्या कर सकते हैं, कैसे वायु प्रदूषण को रोक सकते हैं? प्रकाश, रासायनिक धूम, कोहरा है, इसको दूर करना चाहिए। ये तभी होगा जब सीएनजी चालित, बैटरी चालित, सौर ऊर्जा, सीएनजी वाहनों का उपयोग हो। इसके बाद उद्योगों के द्वारा प्रदूषण का प्रबंध करना चाहिए। कम गंधक वाले ईंधन का प्रयोग करना चाहिए, जैसे प्राकृतिक गैस, तेल, परमाणु ऊर्जा आदि। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा हमारी उदार व्यवस्था का फायदा उठाकर जहरीले उद्योगों को विकासशील देशों में लगाते हैं, ऐसा विरोध होना चाहिए। लाउड स्पीकर, पटाखे उद्योग जैसे सामाजिक मान्यता प्राप्त जो है शोर मचाने वाले कारकों का नियंत्रण भी जरूरी है। वन संसाधनों का संरक्षण है। आज हम जनसंख्या की मांग को पूरा करने के लिए वनों का अति उपयोग हो रहा है। वन क्षेत्र सीमित हो रहे हैं और वृक्षों की बीमारी और जंगल में लगने वाली आग के कारण भी वनों का ह्रास हुआ है और इससे प्राकृतिक जो पारिस्थितिकी जो संतुलन है वो भंग हो रहा है और इसे अंतर्भौम जल पर भी प्रभाव पड़ रहा है। इसके उपाय हैं वन संसाधनों के संरक्षण के, वनों की लकड़ी के पूरक पदार्थों का विकास होना चाहिए। वो जहाँ वन काटना जरूरी हो वहाँ नए पेड़ लगने चाहिए। छोटे पेड़ों की कटाई पर रोक लगनी चाहिए और स्थानीय स्तर पर लोगों को पर्यावरण की शिक्षा देनी चाहिए। सामाजिक वानिकी जरूरी है। संसाधनों का समुचित प्रयोग होना चाहिए। वनों को कीड़ों मकोड़ों से बचाने के लिए भी दवाइयाँ का प्रयोग करना चाहिए। आग से वनों का नुकसान होता है, आग को बुझाने की कोशिश ठीक होनी चाहिए। इसके बाद वन्य प्राणी की बात करें तो वन्य प्राणी भी जीवन के अंग हैं। उनका संरक्षण वनों के संरक्षण से जुड़ा हुआ है। अतः जहाँ वन होंगे वहाँ वन्य प्राणी भी सुरक्षित रहेंगे। इसके बाद मत्स्य संसाधनों का संरक्षण है तो मत्स्य भोजन का, प्रोटीन का महत्वपूर्ण स्रोत है और 10 करोड़ टन मछलियाँ प्रतिवर्ष पकड़ी जाती हैं और मनुष्य को पशुओं से प्राप्त होने वाले कुल प्रोटीन का 23% अकेला मछली से मिलता है। और बढ़ती हुई जनसंख्या के भरण पोषण और सीमित खाद्य संसाधनों के दृष्टिगत मत्स्य संसाधनों का संरक्षण जरूरी है। एक तो मत्स्य संसाधनों के अंधाधुंध दोहन पर रोक होनी चाहिए। अपरिपक्व और छोटी मछलियों के पकड़ने पर प्रतिबंध होना चाहिए। मछलियों के प्रजनन की कृत्रिम व्यवस्था हो। मत्स्य क्षेत्र तथा ज्वार नदमुखों को औद्योगिक मलबे और रासायनिक प्रदूषण से मुक्त रखा जाए ताकि मछलियां सुरक्षित रह सकें। निर्धारित मात्रा में मछली पकड़ने पर प्रतिबंध होना चाहिए। इसके बाद खनिज संसाधनों का संरक्षण। खनिज ही अन्य उद्योगों का विकास आधार है। खनिजों के ऊपर ही मनुष्य का आर्थिक विकास डटा हुआ है और खनिज विदेशी मुद्रा अर्जित करने का भी मुख्य संसाधन है। खनिज संसाधनों के संरक्षण का उपाय है खनिजों को भूगर्भ से निकालने, साफ करने व गलाने की तकनीक जितनी अधिक सक्षम होगी, खनिज उतनी अधिक मात्रा में होंगे और खनिजों का पुनः प्रयोग करके भी हम इनका संरक्षण कर सकते हैं। स्क्रैप लोहे का प्रयोग करके खनिजों संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं। दुर्लभ खनिजों के स्थान पर उन खनिजों का प्रयोग करना चाहिए जो अधिक मात्रा में है। जैसे तांबे के स्थान पर एल्यूमिनियम का प्रयोग कर ले तो तांबा सुरक्षित रह जाएगा। धातुओं को उनके प्राकृतिक क्षरण की प्रक्रिया से सुरक्षा भी देना जरूरी है। धातु से बनी हुई वस्तुओं पर जैसे पेंट, ग्रीस, तेल का प्रयोग करके हम उनका जीवन बढ़ा सकते हैं। इसके बाद कोयला है। कोयला एक महत्वपूर्ण सोर्स है ऊर्जा का और इसकी मांग सैकड़ों वर्षों से रही है, लेकिन कोयला के भंडार सीमित हैं और ये एक समाप्य संसाधन है। कोयला की खानों की समस्याएं हैं, कभी छत गिर जाती है, उनमें पानी भर जाता है, आग लग जाती हैं और उससे भी कोयले के भंडारों को नुकसान पहुंच रहा है। तो कोयले के लिए महत्वपूर्ण है कि कोयले की खनन प्रक्रिया का आधुनिक और वैज्ञानिक होना जरूरी है। कोयले के ताप और ऊर्जा प्राप्त करने की सक्षम तकनीक का विकास किया जाए तो भी संरक्षण हो सकता है। कोयले में होने वाली जो दुर्घटनाएं हैं उनको भी रोका जाना चाहिए। उद्योगों का विद्युतीकरण करने से जीवाश्म ईंधन को बचाया जा सकता है। जैसे रेलों में अब स्टीम इंजन की जगह विद्युत से चलने वाले इंजनों का प्रयोग होने लगा है। भारत में भी एक महत्वाकांक्षी योजना बनाई गई है कि भारतीय रेलों को सोलर से चलाने का प्रयास की योजना भारत सरकार ने बनाई हुई है
रसोई घरों में ईंधन के रूप में कोयले के स्थान पर सौर ऊर्जा, गोबर गैस, कुकिंग गैस जैसे विकल्पों का उपयोग करके भी हम बड़ी मात्रा में कोयले का संरक्षण कर सकते हैं। खनिज तेलों का संरक्षण भी जरूरी है और ये भी विश्व की अर्थव्यवस्थाओं में क्रांति आ गई है। खनिज तेल के बाद तेल की मांग अधिक है और ये समाप्य और सीमित संसाधनों को देखते ही आवश्यक है कि इस तरल सोने का संरक्षण किया जाए। खनिज तेल से उत्पन्न ऊर्जा का अधिकतम उपयोग किया जाए, तेल के आसान विकल्प ढूंढे जाएं, तो और जो है तेल खनन की विकसित तकनीकों द्वारा तेल की बर्बादी को रोका जा सकता है। मशीनों के अच्छे रख रखाव से भी वाहनों की गति नियंत्रण लगा करके तेल की बचत की जा सकती है। तेल के कुओं पर आग लगने की दुर्घटनाओं तथा पाइपलाइनों की टूट-फूट व रिसाव पर पूर्णतः काबू पा लेना जरूरी है। तेल के स्थान पर ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोतों की तलाश और उपयोग भी जरूरी है। और अब वर्तमान में महानगरों में पेट्रोल से चलने वाले वाहनों के साथ साथ अब सीएनजी नामक ईंधन का भी उपयोग होने लगा है। इससे भी वायु प्रदूषण पर रोक लगेगी और तेल का भी संरक्षण होगा। और प्रकार जैसे जो धातु हैं, लोहा, टीन, एल्यूमिनियम, तांबा आदि बहुत सारी धातुएं जिनका अधिक महत्व है, आर्थिक महत्व अधिक है और बढ़ती हुई मांग के कारण इनका भंडार शीघ्र अतिशीघ्र खत्म हो रहे हैं। इनका संरक्षण आवश्यक है। बहुत सारी ऐसी धातुएं जिनका चक्रीय उपयोग द्वारा संभव है। जापान ने विश्व को बड़ी राह दिखाई है। जापान में लोहे के भंडार नहीं है, लेकिन यह दुनिया से पुराना लोहा खरीद कर लोहा इस्पात उद्योग को जिंदा रखे हुए है। लोहा जैसे जो जंग है या मोर्चा जिसे बोलते हैं, वो लोहे का शत्रु है। उसे बचाने के लिए उनका पेंट, ग्रीस, तेल का उपयोग किया जाना चाहिए। और जो खनिज हैं जिनके कुछ अल्टरनेट हैं और जो अधिक मात्रा में हमारे पास है, उनका प्रयोग करना चाहिए। जैसे तांबे के स्थान पर एल्यूमिनियम का प्रयोग होता है या लोहे की जगह भी जहाँ प्लास्टिक का प्रयोग होता है वो करना चाहिए ताकि इनके भंडार सुरक्षित रहें। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।